हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिसका नाम है आपका एफ ट्रिपल ई सब्जेक्ट। जस्ट अ मिनट, लेट मी गेट अ पेन। द सब्जेक्ट नेम इज एफ ट्रिपल ई। व्हाट इट मीन्स: फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। Right? Uh, so this is my lecture 1, and in this lecture we shall cover ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट्स। जो आपकी यूनिट 1 है सिलेबस के अंदर, हम वो कवर करने की कोशिश करेंगे, या उसका कुछ हिस्सा कवर करने की कोशिश करेंगे जितना होता है हमसे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं टर्म्स टू बी यूज्ड। वेल, ये ऑल द इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट है, लेकिन जो सर्किट्स हैं वो आपको हर जगह सॉल्व करने को मतलब आते हैं। मतलब आप किसी भी इलेक्ट्रिकल मोटर को, किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को खोल के देखिए, उसके अंदर आपको क्या मिलेंगे? सर्किट से मिलेंगे। उन सर्किट्स के अंदर क्या चीज़ें कनेक्टेड होती हैं? रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस। ये जनरली आपने 10th क्लास तक कुछ कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी, बट हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट को इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बिल्कुल लॉजिकल फैशन में चलेंगे। सबसे पहले हम चीज़ों को बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं टर्म्स क्या यूज़ होती हैं। टर्म्स टू बी यूज्ड। ठीक है, राइट। तो सबसे पहली टर्म जो यूज़ होती है इसमें वो है वोल्टेज। देखो, वोल्टेज आपने सुना भी होगा, बहुत से लोगों ने सुना होगा वोल्टेज क्या होती है। अब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो, और अगर वोल्टेज का ना पता हो तो ये बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं वोल्टेज। इट इज़ एन इलेक्ट्रिक प्रेशर। देखो, साइड बाय साइड में डेफिनेशन भी लिखता जाऊंगा ताकि आपके नोट्स भी बनते रहे। ठीक है, इट इज़ एन इलेक्ट्रिक प्रेशर ठीक है, ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द सर्किट। ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द सर्किट। देखिए, अब जैसे कोई मोटर होती है आपके घर में, तो मोटर क्या करती है? पानी आपके घर में आता है, उसको नीचे से उठा के टंकी में ऊपर चढ़ाती है। ठीक है, उसी तरह वोल्टेज क्या काम करती है कि करंट को फोर्स करती है सर्किट में। जैसे वो पानी को नीचे से ऊपर तक भेज रही है, प्रेशर क्रिएट कर रही है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे भेज रही है। समझ रहे हो आप? नीचे से ऊपर भेज रही है, प्रेशर, मोटर मोटर प्रेशर क्रिएट कर रही है। उसी तरह जो वोल्टेज होती है किसी भी सर्किट के अंदर क्या करती है? वो करंट क्रिएट करती है। देखो, जैसे ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज मैंने लगा दी V। ठीक है, यहाँ पे कोई भी मैं वैसे सर्किट ले रहा हूँ, ये मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया यहाँ पे R। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस की क्या टेंडेंसी है? करंट को ब्लॉक करने की, करंट अपने अंदर से नहीं जाने देने की। ठीक है, वोल्टेज क्या कर रही है? करंट को फोर्स कर रही है, प्रेशर, इलेक्ट्रिकल प्रेशर बिल्ड कर रही है इलेक्ट्रॉन्स का, कि जिससे वो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर जाएं। और जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा तो क्या फ्लो करेगा इसके अंदर, इस सर्किट के अंदर? करंट आई। ठीक है, तो ये मैंने डेफिनेशन लिखी है। इट इज एन इलेक्ट्रिक प्रेशर ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द सर्किट। इलेक्ट्रिक प्रेशर है ये एक टाइप से, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में। ठीक है, अच्छा, अब हम इसका सिंबल क्या होता है पहले हम ये देखते हैं। वोल्टेज का सिंबल होता है जनरली V। अगर आप बैटरी को रिप्रेजेंट कर रहे हो उसकी वोल्टेज से, तो उसका हम सिंबल लेते हैं E। ठीक है, अच्छा, अब इसकी यूनिट देखते हैं। ये वोल्टेज को नापते किस चीज़ में? ऑब्वियसली आपके घर जो सेल आते हैं, पेंसिल सेल जो आप यूज़ करते हो, या कहीं भी आप जाते हो, ठीक है, बैटरी जो आप यूज़ करते हो, क्या बोलते हो? 6 वोल्ट, 12 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, 1.5 वोल्ट का सेल। तो यानी यूनिट इसकी किस में मेजर कर रहे हो आप? वोल्ट में। ओके, अच्छा, वोल्टेज को मेजर कैसे करोगे? ठीक है, तो इसको मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू measure the voltage। ठीक है, अच्छा, अब वोल्टेज आपकी क्या है? ये एसी भी हो सकती है, डीसी भी हो सकती है। अभी हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर क्या पढ़ रहे हैं? डीसी। ठीक है, अब डीसी और एसी में क्या डिफरेंस है? देखो, ये वोल्टेज है आपके पास, ये क्या है? एसी भी हो सकती है, डीसी भी हो सकती है। एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट, डीसी मतलब डायरेक्ट। तो देखो, एसी की वेव शेप ऐसी बनेगी आपकी वोल्टेज की, आपकी वोल्टेज इस टाइप से होगी, ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे। ये 0 से स्टार्ट होगी। ठीक है,
ये पॉजिटिव साइकिल होगी, ये नेगेटिव साइकिल होगी, एक बार आपकी वेव ऊपर, एक बार नीचे, या जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। अभी जस्ट मैं इंट्रोडक्शन के लिए बता रहा हूँ, तो अगर आपको थोड़ा सा ये भी लग रहा है कि ये क्या अजीब सी चीज़ चल रही है तो थोड़ा बेयर आउट कर लो, आपको थोड़ी देर में अपने आप समझ में आने लग जाएगा। और डीसी की जो वेव शेप होती है, डीसी यानी डायरेक्ट, यानी टाइम के साथ तो चेंज नहीं होती, तो यानी वो वोल्टेज, ओह सॉरी मैंने गलत बता दी, कांस्टेंट रहती है वो, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ये ऐसे कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी वोल्टेज टाइम के साथ। यानी वोल्टेज अगर जैसे 5 वोल्ट या 6 वोल्ट वैल्यू है तो टाइम के साथ 6 ही वोल्ट रहेगी, चेंज नहीं होगी। चाहे 1 सेकंड पे ले लो, 1 घंटे में ले लो, कितने भी टाइम बीत जाए वो वैल्यू 6 वोल्ट ही रहेगी, जैसे बैटरी की होती है, ठीक है। ऑब्वियसली बैटरी डिस्चार्ज तो होती है, बट जब चार्ज होती है तो उसकी वोल्टेज कितनी रहती है, 6 वोल्ट ही रहती है, ठीक है। या 12 वोल्ट की अगर बैटरी तो 12 वोल्ट रहती है, ओके राइट। अब हम चलते हैं आगे। वोल्टेज के बाद दूसरी चीज़ आती है हमारे पास, करंट, राइट। सेकंड जो डेफिनेशन है, देखिए फर्स्ट लेक्चर थोड़ा स्लो चलेगा, बट धीरे धीरे मैं स्पीड बढ़ाऊंगा, ठीक है। सो डोंट वरी, आपका सिलेबस मैं करवाऊंगा। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जिस रेट से चार्ज फ्लो करता है आपका सर्किट में, इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, तो इसका सिंबल क्या होता है, करंट का सिंबल होता है आई। तो आई को हम कैसे लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू क्या है अपने पास, चार्ज, किस रेट से चार्ज फ्लो कर रहा है, और टी क्या है अपने पास, टाइम, चार्ज बटा टाइम, ये हो गया आपका करंट। अच्छा, इसको हम दूसरे वे से क्या लिख सकते हैं, इट इज द सेकेंड डेफिनेशन, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके कैसे लगातार अगर फ्लो कर रहे होते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, करंट फ्लो कर रहा है उस सर्किट में, ठीक है। सिंबल क्या हो गया, डिनोटेड बाय आई, ठीक है। अच्छा, जैसे उसमें किया था, इसकी यूनिट क्या आएगी, करंट को हम किस में नापते हैं, करंट की यूनिट है एम्पियर, ये चीज़ हमेशा याद रखना, यही चीज़ें आपसे बेसिक बेसिक पूछे जाती है। वोल्टेज की क्या थी, वोल्ट। अच्छा, यूनिट के बाद इसकी नेक्स्ट चीज़ क्या है, ये मेजर किससे होता है, इट इज़ मेजर्ड बाय एमीटर। जैसे वो वोल्ट मीटर से वोल्टेज मेजर होती थी, एमीटर से करंट मेजर, ओके राइट। जस्ट मिनट, ओके राइट। राइट, अब हम आ गए तीसरी चीज़ के ऊपर, जो थर्ड डेफिनेशन है, राइट। स्टार्टिंग में थोड़ी स्क्रॉलिंग में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे समझता नहीं आ रहा थोड़ा, बट टाइम के साथ आ जाएगा। रेजिस्टेंस, ओके, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल by which it opposes the flow of electric current through it। यानी जिस प्रॉपर्टी की वजह से, जिस विशेषता की वजह से कोई भी मटेरियल अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को आने से रोकता है, ठीक है, उसको रोकता है, करंट फ्लो नहीं करने देता, इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस वैसे क्या होता है, अगर हिंदी में देखें तो प्रतिरोधक क्षमता किसी भी मटेरियल की, ठीक है। तो इसको किससे डिनोट करते हैं, आर से, सिंबल इसका क्या है, आर, ठीक है। यूनिट करंट को, रेजिस्टेंस को किस में नापते हो आप, ओम्स में, ओम्स में, ये आपने 10th क्लास तक पढ़ा होगा वैसे। इसका सिंबल क्या होता है, ऐसे, ओम हम ऐसे बनाते हैं, ओके। अच्छा, इसको किस डिवाइस से मेजर करते हैं, रेजिस्टेंस इज मेजर्ड बाय यूजिंग
अ डिवाइस कॉल्ड, क्या नाम होता है डिवाइस का, ओम मीटर। देखो ओम में मेजरमेंट होनी है, ओम इसकी यूनिट है, तो क्या लग जाएगा, ओम मीटर। उसमें यूनिट क्या थी, एम्पियर, तो इसका क्या यूज़ हो रहा था, एम मीटर। वहाँ पे यूनिट क्या थी, वोल्ट, तो क्या यूज़ हो रहा था, वोल्ट मीटर। ओके, राइट। अच्छा, अब रेजिस्टेंस होता क्या है, मतलब कि आप किसी भी चीज़ में से करंट फ्लो करवाना चाहते हैं, लेकिन वो मटेरियल अपने अंदर से करंट अलाउ पास नहीं करेगा, इजीली अलाउ नहीं करेगा। तो जब करंट उस इलेक्ट्रॉन, देखो जैसे इसमें क्या है, आपने एक वोल्टेज ली, ठीक है, वोल्टेज के आगे आपने एक रेजिस्टेंस लगा दिया। हर मटेरियल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। ऐसे बहुत कम मटेरियल हैं जिनको हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर्स, जिनका रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो होता है। बाकी ऐसे हर कैस ऐसा कोई भी नॉन मटेरियल नहीं है पूरे वर्ल्ड में जिसका कोई रेजिस्टेंस ना हो। ठीक है, तो यहाँ से क्या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए, आपके इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स चले, तो ये रेजिस्टेंस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को रोकने की कोशिश करेगा। तो ये वोल्टेज क्या कर रही है, करंट को इधर फ्लो करवाने की कोशिश कर रही है, रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी ज़्यादा से इसकी टेंडेंसी रेजिस्टेंस की होगी कि अपने अंदर से करंट को कम पास करने दें। ठीक है, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोधक क्षमता है इसकी कुछ, ये आपका आर हो गया रेजिस्टेंस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल। अब रेजिस्टेंस किस किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं, किन किन चीज़ों पे रेजिस्टेंस आपका डिपेंड करता है। देखिए देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, आर, आर रेजिस्टेंस का सिंबल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, पहली चीज़ है आपकी ये। ठीक है, यानी रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इसका मतलब ये हुआ, यानी कि दो तार पड़े मेरे पास उसी मटेरियल के, देखो मैं अभी बताता हूँ, देखो दो तार पड़े मेरे पास एक ही मटेरियल के, एक तार मेरा 1 मीटर का है, दूसरा तार मेरा 2 मीटर का है। ठीक है, तो जो 2 मीटर का मेरा तार होगा उसका रेजिस्टेंस 1 मीटर के कंपैरिजन में, बाकी उनका एरिया सेम है, मोटाई दोनों तारों की सेम है। ठीक है, मटेरियल भी सेम आप यूज़ कर रहे हो, तो जो मेरा 2 मीटर का जो मेरा तार होगा उसका जो रेजिस्टेंस होगा, इसको मैं सपोज करो R2 मान लेता हूँ, 2 मीटर वाले को, वो मेरा कितना होगा, जो 1 मीटर होगा उसका ट्वाइस हो जाएगा। यानी अगर लेंथ बढ़ गई तो रेजिस्टेंस भी बढ़ गया, सीधा सीधा मतलब ये पहली चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का मतलब ये हुआ, ये सिंबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है, इसका मतलब ये होता है लेंथ अगर बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, सीधा सीधा मतलब ये। अच्छा, दूसरी चीज़ है हमारे पास, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसका मतलब क्या हुआ, पहले एक बार लिख लेते हैं, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, एक तार मेरे पास ऐसी पड़ी है, ठीक है, एक तार मेरे पास मोटी पड़ी है, ठीक है, तो यानी ये तार का मेरा रेजिस्टेंस मान लो, ये एरिया मान लो 1 मीटर स्क्वायर है, और इस तार का मेरा जो एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब होता है जो आप जब ऐसे देखते हो उसको, तार को, तो जब साइड से आप देखते हो उसको, फ्रंट व्यू से आप देख रहे हो, तो उसका एरिया कितना होगा, तो ये मान लो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये मेरा एरिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो जो इसका रेजिस्टेंस R2 है इस केस में, ठीक है, R2A एरिया वाले के केस में, वो कितना होगा, हाफ होगा किसके, R1A के। यानी कि अगर एरिया बढ़ गया, अगर तार मोटी होगी तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, उसका रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा, अगर ये तार दुगनी मोटी होगी तो उसका रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा, सीधा सीधा मतलब ये इसका। ठीक है, राइट। देखो अब ये दो चीज़ें मिला के आपको क्या करना है, तीसरी चीज़ लेके आनी है आपको, क्या, इन दोनों को मिलाओ, तो इससे क्या हो जाएगा, इन दोनों को अगर मैं एक ही चीज़ में डालूँ, R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई ए, कंबाइनिंग 1 and 2, दोनों को कंबाइन कर दिया, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब आप खोलोगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, ये कोई ना कोई कांस्टेंट आता है जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को आप खोलते हैं, तो के टाइम्स लिख देते हैं के एल बाई ए, और यहाँ पे के की वैल्यू क्या होती है, रो, रो का मतलब होता है रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। देखिए शुरू में आपको ऐसा लगेगा क्या चल रहा है, ये क्यों चल रहा है, फिर धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी, तो मतलब टेंशन मत लो, आप बस फॉलो करते जाओ। ठीक है, बीच में लगेगा आपको थोड़ा बोरिंग सा भी हो गया, बट स्टार्टिंग में ये चीज़ें बतानी पड़ती हैं। तो रो का मतलब होता है रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल क्या है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, करंट के फ्लो को अपोज करने की किसी भी मटेरियल की इनहेरेंट प्रॉपर्टी, आंतरिक जो उसकी विशेषता है, वो कोई भी मटेरियल,
देखो रेजिस्टिविटी थी किसी चीज़ के अंदर तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस आ रहा है, कोई मटेरियल ऐसे पड़ा है, ठीक है, उसकी क्या है, उसके अंदर रेजिस्टिविटी है, यानी आप उसको किसी भी सर्किट के अंदर लगाओगे तो वो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, करंट को पास नहीं होने देगा। और उसकी जब आप एक सर्टेन लेंथ ले लोगे उसी तार की और उस तार का आप एरिया ले लोगे तो वो क्या, वही चीज़ क्या बन जाएगी, रेजिस्टिविटी आपकी रेजिस्टेंस बन जाएगी, ठीक है। उसको हम इस फॉर्मूले से फिर डिनोट कर देंगे। तो के की जगह अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ तो रो एल बाय ए, ठीक है। अब रो की अगर आपको यूनिट निकालनी हो, कोई आपसे एग्जाम में पूछता है, क्योंकि पूछा जाता है। अब आर की यूनिट क्या थी, हमने ऊपर देखी ओम, रो की यूनिट हमें निकालनी है, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, ठीक है। लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, एसआई यूनिट की बात कर रहा हूँ मैं, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स। लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, इसी तरह एरिया को हम मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर में, तो मीटर बाय मीटर इंटू मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो रो की वैल्यू क्या आ गई आपकी, ओम मीटर। ये आपकी यूनिट हो जाएगी, ठीक है, रो की, अगर एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, राइट। अच्छा, एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर कितनी होती है जनरली आपकी 1.73 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, यानी कॉपर इतना शानदार कंडक्टर होता है कि उसकी इतनी कम रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है, इतना कम रेजिस्टेंस होता है उसको जो करंट को ऑफर करता है। 10⁻⁻8 का मतलब समझ रहे हो, इससे पहले 10 से, इससे पहले 1 से पहले 7 जीरो, यानी 0.0000, तब जाके कहीं 173, तब 7 जीरो अगर आप लगाओगे, इतनी कम वो है रेजिस्टिविटी, इसीलिए अच्छा कंडक्टर है कॉपर, इसीलिए आपके घरों में यूज़ होता है जनरली कॉपर की तार। अब जो हाउस वायरिंग करवाते हैं कभी उन तारों को खोल के देखना, अंदर से रबड़ निकालना, आपको कॉपर की तार मिलेंगी उसमें, ठीक है, राइट। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट जो यूनिट आती है इसके अंदर, वो चीज़ जो यूज़ होती है वो है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, अब ये क्या है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब रेजिस्ट कर रहा है, कंडक्टेंस का मतलब नाम से समझ जाओ, कंडक्ट करने की कोशिश करवा रहा है, यानी करंट को इजीली पास करने देगा, तो एक उसका क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू परमिट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, यानी वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास करने दे, ठीक है। अब इसका सिंबल क्या आएगा, जी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से, तो ये इट इज ऑल्सो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का क्या है, उल्टा, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। अब जैसे R इज इक्वल टू क्या है अपने पास, रो एल बाई ए थी, हमने पिछले वहां से देखी थी एक्सप्रेशन, ठीक है, जो ऊपर मैंने यूज की है मैं उसी को यूज कर रहा हूं। तो अब G क्या है मेरे पास, उल्टा है 1/R, तो इसको उल्टा कर दो, अगर उल्टा करूंगा तो 1/ρL बटा ए, तो ए कहाँ जाएगा ऊपर, ए अगर आपका ऊपर गया तो क्या बन गई, A/ρL, ठीक है, रो रजिस्टिविटी आपकी। अब 1/ρ इसको ऐसे लिखते हो रहो और इसको A/L लिख दो। अब इस 1/ρ को, जैसे रेजिस्टिविटी है तो रेजिस्टिविटी की भी उल्टी कोई चीज होगी, जैसे रेजिस्टेंस का उल्टा क्या है, कंडक्टेंस, तो रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होगा, कंडक्टिविटी, एब्सोल्युटली। तो 1/ρ को मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, सिग्मा, इस टाइप से, तो ये चीज मेरी क्या होगी, कंडक्टिविटी। देखिए स्टार्टिंग में थोड़े सिंबल्स आपको बोरिंग लगेंगे, आपको लगेगा क्या चल रहा है, बट ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो धीरे धीरे आप सीखते रहो और साइड बाय साइड अपनी कॉपी में नोट्स बनाते रहो। सिग्मा A/L, तो ये आपकी किसके बराबर होगी, G के बराबर, ठीक है, ऐसे आ गया आपका G, राइट। अब इसकी यूनिट क्या होती है, कंडक्टेंस की यूनिट, कंडक्टेंस की G की यूनिट होती है सीमेन, S यूनिट ऑफ G, कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी, सीमेन, S, ठीक है, राइट, ओके। अब हम देखते हैं कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी में और कंडक्टेंस में क्या रिलेशनशिप है, कंडक्टिविटी क्या होती है और कैसे क्या रिलेशनशिप होता है इनके बीच में, वो हम देखेंगे अभी नेक्स्ट उसके अंदर, 5th पार्ट कंडक्टिविटी पे ही हम फोकस करेंगे। देखो कोई भी मटेरियल पड़ा था, उस मटेरियल की आंतरिक विशेषता क्या थी कि वो करंट को फ्लो को अपोज कर रहा है, तो वो उसकी क्या थी, रेजिस्टिविटी। जब उसकी हम लेंथ और एरिया ले लेते हैं तो वो क्या चीज़ बन जाती है, रेजिस्टेंस। उसी तरह कोई मटेरियल पड़ा है, उसकी आंतरिक विशेषता ये भी तो हो सकती है कि वो करंट को अपने अंदर से पास करने दे, तो उस केस में उसको क्या बोलेंगे, उसकी कंडक्टिविटी है सिग्मा, ठीक है। और जब उसकी लेंथ और एरिया ले लेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी, ऑब्वियसली कंडक्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उसी टाइप से हम इसको डिफाइन कर रहे हैं,
ठीक है। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। सबसे पहले तो ये रेजिस्टिविटी का उल्टा है, जैसे वो रेजिस्टेंस का उल्टा था तो ये किसका उल्टा है, रेजिस्टिविटी का। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या है आपके पास, रो। तो ये क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। ठीक है। अच्छा, अब हमने पीछे यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे। देखो G इज इक्वल टू सिग्मा A/L। अब कंडक्टिविटी क्या होती है, ठीक है, किसी भी कोई भी ऐसी चीज़ ले लो जिसकी आपका कोई भी ऐसी मटेरियल पड़ा है आपका, ठीक है, या क्यूब मान लो, सपोज करो आप, देखो एक क्यूब मान लो, क्यूब है कोई, ठीक है, ऐसे क्यूब बना लो। तो मेरी ड्राइंग बड़ी ख़राब है, जस्ट अ मिनट, मेरे को लग रहा है दोबारा बनाना पड़ेगा। देखो ये क्यूब बनाते हैं, राइट। ये फ़ोन मेरे को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। ये क्यूब हो गया, क्यूब के दो अपोजिट फेसेस हो गए, ठीक है। ये अपोजिट फेसेस जो हो गए, इस क्यूब की हर साइड को आप 1 मीटर मान लीजिए, 1 मीटर 1 मीटर, ठीक है। ये इसकी हाइट भी 1 मीटर, ठीक है। तो ये जो दो फेसेस हो गए, ठीक है, ये ऐसे ऐसे, ये इस फेस का क्या हो गया, एरिया हो गया। एरिया का मतलब क्या है, ये दो साइड इन्वॉल्व है किसी चीज़ के अंदर, ठीक है, तो वो उससे क्या आएगा, एरिया, ठीक है। और ये क्या होगी, इसकी लंबाई होगी 1 मीटर। तो इसके अंदर आप एरिया 1 मीटर स्क्वायर मान लीजिए। एरिया क्या हो गया, 1 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ आप ये आप मान लीजिए, ब्रेड्थ इंटू हाइट के लिए मैं ले रहा हूँ एरिया, इन फेसेस के लिए ले रहा हूँ, अपोजिट फेसेस के लिए, ठीक है। तो इसकी ब्रेड्थ कितनी है, 1 मीटर, हाइट कितनी है, 1 मीटर। तो एरिया इसका कितना हो गया, ब्रेड्थ इंटू हाइट, दो साइड की मल्टीप्लीकेशन, तो 1 इंटू 1 कितना हो गया, 1 मीटर स्क्वायर एरिया। इसी तरह इसकी लेंथ मैं अगर मानूँ तो वो कितनी है, 1 मीटर, ठीक है, लंबाई इस क्यूब की। तो जी इज इक्वल टू, अगर मैं इसमें डालूँ सिग्मा इंटू एरिया क्या है 1 बाय लेंथ 1, 1 से 1 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, जी इज इक्वल टू सिग्मा। तो यानी कोई भी मटेरियल जो पड़ा है, क्यूब जो पड़ा है, ठीक है, उसकी कंडक्टिविटी कंडक्टेंस के बराबर है अगर उसकी डायमेंशंस ऐसी हैं, अगर उसकी हमने जो ली है उसकी स्थिति इस टाइप से ली हुई है कि वो 1 मीटर स्क्वायर उसका एरिया बन रहा है और 1 मीटर उसकी लेंथ बन रही है, ठीक है। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, कंडक्टिविटी की दूसरी डेफिनेशन, कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल कैन बी डिफाइंड एज द कंडक्टेंस। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं क्या, कैन बी डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफर्ड बिटवीन द अपोजिट फेसेस। कंडक्टेंस क्या ऑफर करेगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जब करंट पास करेगा तो कितना इजीली पास कर सकता है, अपोजिट फेसेस जो अपोजिट हैं, जो फेसेस आपके बिटवीन द अपोजिट फेसेस ऑफर्ड इन द अपोजिट फेसेस ऑफ अ मीटर क्यूब। क्या है, मीटर क्यूब ले रहे हैं हम क्योंकि सारी डायमेंशन उसकी क्या है, 1 मीटर की, ऑफ अ मीटर क्यूब किसका, मटेरियल का, ठीक है। अब इसकी यूनिट देखते हैं क्या आएगी, सिग्मा की यूनिट क्या आएगी, ओके। देखो अभी हमने क्या देखा है, G इज इक्वल टू सिग्मा A/L, यही लिया है ना हमने। तो G की यूनिट क्या है, सीमेंस। सिग्मा की यूनिट हमें निकालनी है, एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। मीटर से 1 मीटर कट गया, ये मीटर कहाँ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ पे कहाँ जाएगा, डिवीजन में। तो जब यहाँ डिवीजन में जाएगा तो सिग्मा की यूनिट क्या आ गई, सीमेंस बटा मीटर, ओके। ये हो गया आपका कंडक्टिविटी, राइट। अब हम आ गए इलेक्ट्रिकल पावर पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें आपको काफ़ी चीज़ें, पूरी इलेक्ट्रिसिटी में आप यही पढ़ते जाओगे। फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इलेक्ट्रिकल पावर। अच्छा, इलेक्ट्रिकल पावर का मतलब क्या था, रेट ऑफ डूइंग वर्क in an electric circuit, the rate of doing work in an electric circuit
इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पावर। जिस रेट से हम किसी सर्किट के अंदर काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, ठीक है, इसकी यूनिट होती है वॉट। 100 वाट का बल्ब आपने सुना होगा, 200 वाट का सुना होगा, ठीक है, 1.5 किलोवाट का हीटर सुना होगा। तो वॉटेज जो आप देख रहे हो वो बेसिकली क्या है, पावर की टर्म्स में देख रहे हो चीज़ों को, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये कैसे आता है, मतलब जैसे देखो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर आओ आप, राइट, आप देखो कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है उसको कैसे ड्रॉ करते हो आप, जैसे V आपकी वोल्टेज है, V का मतलब वोल्ट है, ये सिंबल बैटरी का होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है बैटरी का, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस R है, ठीक है, ये क्या कर रही है वो बैटरी, वो इलेक्ट्रॉन्स छोड़ रही है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है तो करंट आ रहा है इस सिस्टम के अंदर, ठीक है, ऐसे ऐसे करंट आपका फ्लो कर रहा है, राइट। तो वोल्टेज इज अप्लाइड टू कॉज द करंट। हमने क्या किया, सबसे पहले वोल्टेज अप्लाई की, वोल्टेज इज अप्लाइड टू कॉज द करंट, उससे क्या आया, करंट आया, टू फ्लो थ्रू द सर्किट, फ्लो करेगा सर्किट में। सर्किट का मतलब होता है क्लोज्ड पाथ, हमेशा याद रखना। अब जैसे ये रास्ता क्या है, बंद है, यहाँ से खत्म होकर इसी पे शुरू होकर यहीं पे खत्म हो रहा है ये, ठीक है, लूप बन रहा है आपका पूरा, बंद हो गया ये रास्ता, खुला हुआ नहीं है, तो करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर, ठीक है। ओपन सर्किट होता तो करंट फ्लो नहीं करता। टू कॉज द करंट टू फ्लो थ्रू द सर्किट, द वर्क इज डन। तो इस काम में क्या कर रहा है, देखो ये जो बैटरी है ये इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर रही है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स वापस यहाँ पे पहुंचेंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकले पॉजिटिव प्लेट से, इस रेजिस्टेंस के थ्रू होते 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 आगे गए आगे गए आगे गए, ठीक है। तो वही इलेक्ट्रॉन, देखो मैं इस पेन से दिखाता हूँ, तो वही इलेक्ट्रॉन आपके जब यहाँ आके पहुंचेंगे नेगेटिव टर्मिनल पे, तो फिर से उनको क्या करना पड़ेगा, उठा के नेगेटिव से पॉजिटिव पे लेके जाना पड़ेगा बैटरी को, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन ऐसे आपका फ्लो चलता रहेगा, ना तो सारा फ्लो रुक जाएगा। तो उस काम के लिए बैटरी को क्या करना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है उस चार्ज को नीचे से ऊपर उठाने के लिए, उन इलेक्ट्रॉन्स को नीचे से ऊपर उठाने के लिए, ठीक है। तो वो जो वर्क करना पड़ रहा है उसका जो रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी किस रेट से वो वर्क कर रही है जो बैटरी है आपकी, तो उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिकल पावर का, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है वो हम देखेंगे, ठीक है। द वर्क इज डन, देखो मैं लिख भी देता हूं, द वर्क इज डन इन मूविंग द इलेक्ट्रॉन्स इन मूविंग द इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द सर्किट। इलेक्ट्रॉन्स को सर्किट के अंदर मूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है। सो द रेट एट विच ठीक है दिस वर्क इज डन, जिस रेट से काम किया जा रहा है, ठीक है, दिस वर्क इज डन, ये चार्ज को यानी यहां से इधर सर्किट में फ्लो करवाया जा रहा है, इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल पावर। इसका नाम होता है इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। अच्छा, इसकी सिंबल क्या होता है, P। यूनिट मैंने आपको बताई दी है इसकी, क्या होती है, वॉट, राइट। सिंबल इसका होता है क्या, P, और यूनिट मैंने आपको बताई दी है इसकी क्या है, वॉट। ओके, अब P की वैल्यू क्या होती है, P को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, P को हम पहले देखो ऐसे लिख सकते हैं, वोल्टेज गुणा में करंट। P की ये भी चीज़ वैलिड है, मैं डीसी सर्किट्स के लिए बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। ये फॉर्मूले सिर्फ डीसी सर्किट्स के लिए वैलिड है, एसी सर्किट्स में फॉर्मूले आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है, तो उनके लिए आप यूज़ मत करिए। अच्छा, वोल्टेज गुणा में करंट, अब ओम्स लॉ किसी ने पढ़ा हुआ हो, वैसे मैं आगे बताऊँ भीगा, तो V बराबर होता है IR, वोल्टेज किसके बराबर होता है, करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यानी इस चीज को मैं वोल्टेज की वैल्यू को उठा के अगर यहां प्लेस करूं तो क्या आएगा, ये बताओ, वोल्टेज को उठा के वहां प्लेस करो तो पावर इज इक्वल टू, वोल्टेज की वैल्यू क्या कितनी मैंने, I मल्टीप्लाइड बाई आर मल्टीप्लाइड बाई आई, तो I इंटू आई क्या हो गया, आई स्क्वायर, आई की दो चीजें आ गई ना, x इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है, उसी तरह I इंटू आई क्या है अपने पास, आई स्क्वायर बन रहा है, तो इसी तरह मैंने इसको किया तो ये क्या बन गया, आई स्क्वायर आर, ठीक है। तो ये पावर हम इस टर्म्स में लिख सकते हैं। चौथी चीज़ क्या है, पावर को अगर मैं किसी और फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो सपोज करो मैं करंट को उठा के किस में रख दूँ, वोल्टेज और रेजिस्टेंस में, तो सेकंड इक्वेशन से देखो V इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, I इंटू आर, तो I को मैं उठा के क्या कर सकता हूँ, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में अगर इस तरफ जाएगा रेजिस्टेंस तो क्या आएगा, डिवीजन में आएगा, तो डिवीजन में गया तो I इज इक्वल टू V बाई आर, तो यानी इस केस में क्या आ गया, पावर इज इक्वल टू I की वैल्यू पुट करो थर्ड इक्वेशन के अंदर, क्या आ गई, V बाई आर का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर,
तो यानी होल स्क्वायर है तो यानी ऊपर का भी स्क्वायर नीचे का भी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर। एक आर से एक आर कट जाएगा इसमें, आर स्क्वायर का मतलब क्या है, आर इंटू आर, एक आर से एक आर कट गया तो नीचे क्या बच गया, सिर्फ एक आर बच गया। देखो आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाओ, इसके दोबारा लिख देता हूँ उसको, वी स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर का मतलब आर इंटू आर, एक आर से एक आर कट गया, एक आर बच गया, तो ये आपकी होगी चौथी। इसका मतलब मेरे 1 2 3 4 लिखने का मतलब ये, आप पावर को इनमें से किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो। पहले फॉर्म में लिख सकते हो, दूसरा तो ओम्स लॉ है, वो तो पावर की एक्सप्रेशन है ही नहीं, तीसरे में लिख सकते हो, या फिर आप उसको चौथे में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपकी 3 चीज़ों में यूज़ हो जाएगी। राइट, देखो अब आपकी सारी डेफिनेशंस होगी। सबसे पहले मैं यही करवाना चाह रहा था आपको डेफिनेशंस, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए आगे चलते हुए। ठीक है, अच्छा अब हम एक इंपॉर्टेंट लॉज पढ़ रहे हैं इसके अंदर, जो पूरे चैप्टर के अंदर आपके यूज होंगे। पूरे चैप्टर के अंदर क्या, पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मतलब ये मान लो जब तक आप सर्किट्स पढ़ोगे, सर्किट्स को देखोगे, ये लॉज हमेशा यूज होंगे। ठीक है, लॉज का मतलब ये चीज़ होता है कि जो चीज़ हमेशा हर जगह वैलिड रहती है। तो पहला जो हम लॉ पढ़ रहे हैं वो है किरचॉफ्स करंट लॉ। राइट, राइट, ओके, तो इसका नाम होता है केसीएल, लॉज इन टीसी सर्किट्स। जो ये चैप्टर है इसके अंदर बेसिक लॉज जो हैं आपके, तो इनका क्वेश्चन में अगर वो आपसे पूछेगा एक्सप्लेन किरचॉफ्स करंट लॉ, एक्सप्लेन किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, तो इसका दूसरा नाम क्या होता है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं इसको। किरचॉफ वो साइंटिस्ट था जिसने लॉ दिया था। ठीक है, इसलिए इसका नाम किरचॉफ के नाम पे पड़ गया लॉ का। जैसे न्यूटन के लॉज आते हैं ना, उसी तरह किरचॉफ का लॉ है। तो ये क्या बोलता है, देखो पहले डेफिनेशन लिखेंगे उसके बाद देखेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के मुताबिक, ठीक है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स, the algebraic sum of all the currents meeting at a point is in any electrical network, just a minute, डेफिनेशन तो बिल्कुल प्रिसाइज ही होनी चाहिए आपकी, ताकि एग्जाम में लिख के आओ तो गलत ना हो। एट अ पॉइंट और जंक्शन, ठीक है, इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट, in any electrical network containing currents is 0। देखो ये मैंने क्या लिखा है इतना बड़ा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये कोई जंक्शन है या कोई पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट पे आपका यहाँ से करंट आ रहा है, एक तार से यहाँ से करंट आ रहा है, एक यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ कोई करंट जा रहा है, यहाँ कोई करंट जा रहा है। ठीक है, तो सपोज करो इसके अंदर पॉइंट इस तरफ से I1 करंट आ रहा है, मैं जस्ट सिंबल के लिए यूज़ कर रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है ये। तो मैंने I1 इसको यूज़ किया, I2 मैंने इसको यूज़ किया, I3 मैंने इसको ले लिया, I4 मैंने इसको ले लिया, I5 मैंने इसको ले लिया। तो ये डेफिनेशन क्या बोलती है कि टोटल सारे करंट्स का जोड़ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिस पॉइंट से कनेक्टेड है, ये कोई जंक्शन हो सकता है जहाँ से कई तार निकलते हो। ठीक है, जंक्शन भी तो हो सकता है, किरचॉफ्स करंट लॉ जंक्शन के बारे में ही बताता है। यहाँ से कई तार निकल रहे हैं, कुछ तारों में करंट आ रहा है, कुछ तारों में करंट जा रहा है, तो सम टोटल सबका सम क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, I1 प्लस I2। देखो I1 अंदर आ रहा है, जो चीज़ अंदर आ रही है मैंने उसको सपोज करो पॉजिटिव मान लिया। I3 क्या है, बाहर जा रहा है, मैंने उसको नेगेटिव मान लिया। ठीक है, I1 प्लस I2, देखो लॉ तो सिर्फ ये बोलता है कि सबका सम आप 0 कर दो, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 इक्वल टू 0, सबका सम क्या आ जाएगा, 0, 0 के बराबर हो जाएगा। लेकिन अब इस में ध्यान से देखो, फर्स्ट करंट में, फर्स्ट में ब्रांच में, सेकंड ब्रांच में और फिफ्थ ब्रांच में करंट अंदर आ रहा है, थर्ड और फोर्थ में करंट क्या है, बाहर जा रहा है। तो 0 कब हो सकता है, 0 तभी तो हो सकता है जब ये कि जितना करंट अंदर आ रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट को, उतना ही करंट बाहर निकल रहा हो। ठीक है, अगर, क्योंकि अगर करंट सपोज करो 50 एम्पियर अंदर आ रहा है और 40 एम्पियर बाहर निकल रहा है, तो 10 एम्पियर कहाँ जाएगा, यहाँ जमा हो जाएगा, और अगर यहाँ जमा होगा तो जंक्शन क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। पर ऐसा थोड़ी होता है, आपने देखा हो कभी भी तारों का जो जंक्शन बनाया जाता है, जहाँ पे भी लगाए जाते हैं, तार हर करंट हर तार में फ्लो करता है। ऐसा थोड़ी होता है कभी के मतलब उड़ ही जाता है जहाँ पे आपने तारों को जोड़ा है। तो जनरली ऐसा नहीं होता, अगर शॉर्ट सर्किट ना हो जब तक,
तो तब तक ऐसा नहीं होता। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, करंट यानी आराम से जितना आ रहा है उतना ही करंट जा भी रहा है तभी तो, क्योंकि अगर यहाँ पे एक्यूमुलेट होता करंट तो वो सारी की सारी पावर कहाँ कहाँ आती, यहाँ पे आती। और इस केस में क्या होता, फिर ये ब्लो अप हो जाता, ये आपका उड़ जाता। तो इसको यानी अवॉइड करने के लिए हमने क्या बोला हुआ है, सम ऑफ इनकमिंग करंट्स, सम ऑफ इनकमिंग करंट्स, इनकमिंग करंट्स का सम, वही चीज मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स। ये तो मैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो मैंने लिखा है वो, ठीक है। बाकी एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में क्या होता है वो मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ, ठीक है। डेफिनेशन जो आप बनाओगे उसमें आप ये दिखा देना सबको इवन के एक ही डायरेक्शन भी दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। I4 I5, जस्ट अ मिनट, डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ मैं, ऐसे ऐसे आप सबको क्या करना, I3 I4 I5 ऐसे दिखा देना और सबका सम जीरो दिखा देना। अब मैं आ रहे हैं रियल वर्ल्ड पे। रियल वर्ल्ड में क्या होता है, कुछ तारों में करंट आएगा, कुछ तारों में से करंट जाएगा, ठीक है। देखो इसको दूसरे पेन से दिखा देते हैं रियल वर्ल्ड को। सम ऑफ इनकमिंग करंट्स should always be equal to sum of outgoing currents. Just a minute. जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट बाहर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ये इस पॉइंट की बात हो रही है, ये 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 ऐसे था, तो I1 करंट अंदर आ रहा था, I2 करंट अंदर आ रहा था, I3 करंट बाहर जा रहा था, ठीक है। उसी तरह I4 करंट बाहर जा रहा था, I5 करंट अंदर आ रहा था। तो अंदर कौन कौन से करंट आ रहे हैं इसमें पॉइंट पे, I1 I2 I5। तो सपोज करो ये I1 अंदर आ गया, I2 अंदर आ गया, I5 अंदर आ गया। बाहर कौन कौन से जा रहे हैं, I3 I4, ठीक है। तो जितना टोटल करंट अंदर आया उतना ही करंट बाहर चला गया, तभी तो ये मतलब नहीं उड़ेगा ना। तो आपको कहीं भी आप टाँका लगाओगे, कहीं भी मतलब करंट्स का जोड़ करोगे किसी भी तारों का, तो वो हर जगह फूक जाएगी। ऐसा थोड़ी होता है रियल वर्ल्ड में। यानी किरचॉफ का करंट लॉ वैलिड है वहाँ पे, हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। इसको आप वैसे भी लिख सकते हो कि अगर जो चीज़ें अंदर आ रही हैं मैं उनको पॉजिटिव मान लूँ, तो उस केस में कैसे लिखूंगा, I1 प्लस I2 प्लस तीसरी पॉजिटिव क्या है I5, और जो चीज़ें बाहर जा रही हैं उनको नेगेटिव मान लो, -I3 -I4। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है, सबका सम क्या होना चाहिए, जीरो, एल्जेब्रिक सम। तो यानी कितनी वैल्यू आ गई, I1 प्लस I2 प्लस I5 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। अब देखो इसको मैंने थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके से समझाया, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझना हो तो कैसे करते हैं, देखो ये ये, ठीक है। इसमें करंट 5 एम्पियर अंदर आ रहा है, यहाँ से 10 एम्पियर करंट अंदर आ रहा है, यहाँ से 20 एम्पियर करंट अंदर आ रहा है, ठीक है। तो यानी और यहाँ से आपका 15 एम्पियर बाहर निकल रहा है। तो मैं ये पूछता हूँ आपका यहाँ से कितना एम्पियर बाहर निकलेगा करंट, खुद सोचो। अब देखो 5 एम्पियर अंदर आ रहा है, 10 एम्पियर अंदर आ रहा है, 20 एम्पियर अंदर आ रहा है, तो टोटल अंदर कितना आ रहा है, टोटल इनकमिंग करंट बताओ मेरे को। 5 जमा 10 जमा 20 कितना हो गया, 5 और 10 15 और 20 35 एम्पियर आ गया। अब आउट गोइंग करंट कितना आ रहा है एक ब्रांच में, 15 एम्पियर। तो यानी 35 में से 15 एम्पियर यानी क्या हो गया, निकल गया। तो क्या 20 एम्पियर बच गया। अब वो 20 एम्पियर कहाँ जाएगा, उसको कहीं तो जाना पड़ेगा। तो वो जब अंदर 20 एम्पियर इसके बन रहा है तो उस 20 एम्पियर को कहाँ निकलना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। तो यानी यहाँ पे कितना जाएगा, 20 एम्पियर। ये आपका किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है। जितना करंट अंदर आ रहा है उतना ही बाहर जाना चाहिए, सिंपल सा लॉजिक है किरचॉफ्स करंट लॉ का, राइट। अब हम आ गए हैं किस पे, नेक्स्ट लॉ जो है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केवीएल जिसको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं किरचॉफ्स सेकंड लॉ। ये एक्चुअल में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तब आपको समझ में आएंगे। ऐसे आपको अभी लग रहा होगा ये क्या थ्योरी व्यूरी पढ़ा रहे हैं, एक्चुअली इनकी रेलिवेंस क्वेश्चंस के अंदर है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, राइट। अच्छा अब ये लॉ क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन एनी क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी भी क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट में ठीक है, और मैश का मतलब भी क्लोज्ड पाथ होता है, जो रास्ता बंद होता है। द सम टोटल ऑफ ऑल द वोल्टेजेस, सम टोटल ऑफ ऑल द वोल्टेजेस, सारी वोल्टेजेस का जोड़, ठीक है, इज इक्वल टू 0।
जहाँ से वहाँ पे करंट का सम जीरो था, यहाँ क्या है, वोल्टेज का सम जीरो, 2 0। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज करो ये कोई बैटरी है, बैटरी के अंदर ये वोल्टेज V है, आपने लगा रखी है, पॉजिटिव है ये नेगेटिव। यहाँ पे आपने क्या किया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया R1, उसी तरह आपने एक रेजिस्टेंस लगा दिया R2, ठीक है, उसी तरह आपने एक रेजिस्टेंस लगा दिया R3, इसको आपने बंद कर दिया। ठीक है, सीरीज़ में मैंने ये रेजिस्टेंस कनेक्ट किए हैं, वैसे सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आगे बात करूँगा। ठीक है, तो अब सपोज करो यहाँ से करंट निकल रहा है मेरे पास आई, अब ये करंट यहाँ गया तो सबसे पहले इस रेजिस्टेंस के पास पहुँचा। रेजिस्टेंस का काम क्या है, ये इलेक्ट्रिकल प्रेशर है, प्रेशर से इसने धक्के से करंट को यहाँ भेजा। अब इस रेजिस्टेंस का काम क्या होगा, इस धक्के को कम करना, यानी कि ये या इस प्रेशर को यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या करेगा, कम करेगा। आप ये समझ लो कि जैसे आप नीचे से ऊपर पानी चढ़ा रहे हो, तो फर्स्ट फ्लोर पर जब पानी पहुँचा है तो क्या हुआ, फर्स्ट फ्लोर पर पहुँचने के बाद उसका क्या हुआ, कुछ ना कुछ प्रेशर कम ही हुआ होगा, तो ड्रॉप आएगा उसके प्रेशर में। तो वो जो ड्रॉप है उसका हमने नाम दे दिया V1, वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, इलेक्ट्रिक के टर्म्स में इलेक्ट्रिकल प्रेशर का ड्रॉप यानी वोल्टेज का ड्रॉप V1। इसी तरह मैंने इसका वोल्टेज, फिर करंट आगे पहुंचा तो क्या हुआ, पानी आगे पहुंचा, वो फिर इस उसमें आया, सेकंड मंजिल पे पहुंचा तो ये V2 ड्रॉप हो गया, फिर तीसरी पे पहुंचा तो यानी यहाँ पे V3 ड्रॉप हो गया। ठीक है, तो अब आपको मोटर से प्रेशर इतना बनाना पड़ेगा ना कि जस्ट यहाँ पे पहुंच जाए, तीसरी मंजिल पे आपका पानी टंकी के अंदर, आपको इतना ही तो चाहिए। ठीक है, तो यानी कि इसके अंदर क्या हुआ, यहाँ से फिर आप देखो, यहाँ से इस पॉइंट से देखो, इसको इस पेन से कर, जब इस पॉइंट से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो नेगेटिव से कहाँ जा रहे हैं, पॉजिटिव पे। तो नेगेटिव से जो चीज़ पॉजिटिव पे जा रही है वो चीज़ क्या हो रही है, बढ़ रही है, सीधी सी बात है, ये तो आप भी मानते होगे। तो उसको मैंने लिख लिया प्लस V, बढ़ रही है वो चीज़, वोल्टेज बढ़ रही है, वो प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्रेशर। अब यहाँ पे पहुंचा मामला, तो देखो ये चीज़ क्या हुआ, V1 से घट गई, ये चीज़ क्या हो रही है, घट रही है। पॉजिटिव से आप कहाँ जा रहे हो, नेगेटिव पे, तो पॉजिटिव से नेगेटिव पे यानी कम हो रही है कोई चीज़, तो यानी उसमें से क्या कम हो गया, V1 कम हो गया। फिर आप कहाँ आ गए, यहाँ पे आ गए, इसमें से फिर यहाँ से इतने उसके बीच में क्या हो गया, आपका V2 कम हो गया। तो V2 कम होने के बाद आपको क्या हो गया, फिर से नेगेटिव V2। नेगेटिव साइन में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि चीज़ घट रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है। यहाँ देखो ध्यान से, नेगेटिव साइन से पॉजिटिव पे जा रहे हो बैटरी के, यहाँ रेजिस्टेंस में पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा रहे हो, ड्रॉप आ रहा है आपका। ठीक है, ये राइज है आपका, ये आपका क्या है, ड्रॉप। ठीक है, इसी तरह आप जब यहाँ पहुंचोगे फिर से रेजिस्टेंस फिर से क्या करेगा, इस धक्के को कम करने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रिक प्रेशर को। तो जैसे ही कम करेगा तो फिर से ये कौन सा ड्रॉप करेगा, V3। आगे क्या है, आगे आपका सर्किट में कुछ है ही नहीं, तो सबका सम क्या हो जाएगा, 0। तो नेट यानी वोल्टेज का सम क्या हो गया, V = V1 + V2 + V3। तो यानी इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, सम टोटल ऑफ वोल्टेज राइज, जितनी वोल्टेज बढ़ेगी, हो सकता है एक और बैटरी होती तो उस केस में दोनों बैटरियों का बढ़ता, लेकिन ये सारी खा जाती उसको। ठीक है, सम टोटल ऑफ वोल्टेज राइज, जितनी वोल्टेज बढ़ रही है, = क्या होगा, सम टोटल ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स, जितनी वोल्टेज घट रही है आपकी। ठीक है, ये हो गया आपका किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये आपके बेसिक्स लॉ थे, और कल मैं इन लॉज के बेसिस पे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपके क्वेश्चंस करवाऊंगा जो कि आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। राइट, सो दिस वाज आवर फर्स्ट लेक्चर। आज इसमें मैंने बेसिक टर्म्स बताई आपको और लॉज बताए, ये आप अपनी नोटबुक्स में नोट कर लो साइड बाय साइड, और फिर हम आगे कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।